हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आप लोगों के समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूं रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर। रुक्मिणी प्रकाशन के करंट अफेयर्स के ऑब्जेक्टिव्स के सेट नंबर 14 के डिस्कशन के लिए और सेट नंबर 14 के प्रश्नों पर हम बात करेंगे। और ये प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि सारे के सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हों या पूछे ही जाएंगे। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको प्रतीत होंगे और आपकी सुविधा के लिए आपको मैं जैसा कि प्रत्येक बार बतलाता हूं, दिखाता भी हूं कि हमने आपके प्रैक्टिस के लिए देख सकते हैं आपकी नीचे ओएमआर का सेक्शन दिया है। एक सेट में 20 क्वेश्चन है और 20 प्रश्नों को बनाने के लिए ओएमआर के सेक्शन दिए गए हैं। आप इनमें इन प्रश्नों को अभ्यास करिए। प्रश्नों के अभ्यास करने के पश्चात आपके क्या मार्क्स आते हैं वो हमारे साथ अवश्य साझा करिए। और एक महत्वपूर्ण बात कि आप लोग इस वीडियो डिस्कशन में ज्यादा से ज्यादा साथियों को, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़िए ताकि वो भी जुड़कर इस डिस्कशन का लाभ उठा सकें और वह भी खुद को लाभान्वित कर सकें। आने वाली परीक्षाओं में वह भी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए बिना वक्त गवाए अब शुरू करते हैं सेट नंबर 14 के डिस्कशन को। और इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न जो है वह आपके सामने है। शुरू करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात बतला दूं कि आप लोगों की बार बार पीडीएफ की जो मांग होती है उस पीडीएफ की मांग को पूरा करने के दृष्टिकोण से हमारी एक टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल पर आप यहां डिस्कस होने वाले सारे सेट्स के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है रुक्मिणी प्रकाशन लाइव। तो आप अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसे सबसे पहले ज्वाइन कर लें और पीडीएफ आपको यहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। इस्माइल कानी का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? किसकी बात कर रहे हैं? इस्माइल कानी की। इस्माइल कानी कौन है? तो आपको याद होगा कि इस वर्ष के शुरुआत में 2020 में जनवरी महीने में एकदम शुरू था, जनवरी के पहले सप्ताह में ही ईरान के सेना के कमांडर कासिम सुलेमानी का, किनका? कासिम सुलेमानी का हत्या कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा। और कासिम सुलेमानी की हत्या के पश्चात चूंकि अमेरिका और ईरान के रिश्ते पहले से भी खराब रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं थी उनके लिए, ईरान पर आक्रमण होना कोई नई बात नहीं थी। और इसकी पूरी उम्मीद रहती है कि इन दोनों देशों के बीच कभी भी विवाद किसी बात को लेकर के बढ़ सकता है। तो कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिकी सेना के द्वारा कर दी गई। तत्पश्चात फिलहाल और कासिम सुलेमानी के निधन के पश्चात इस्माइल कानी को ही ईरान के सेना का कमांडर बनाया गया था। ईरान की सेना को कुड्स बल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुड्स बल भी कहते हैं। तो उसी का नया कमांडर बनाया गया था। तो इस्माइल कानी का संबंध कहां से है? ईरान से है। अब हाल फिलहाल की बात कर रहे थे हम, तो हाल फिलहाल में याद रखिएगा कि ईरान के ही परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फकरीजादेह की भी हत्या 27 नवंबर को कर दी गई। नाम लिख लीजिएगा, मोहसेन फकरीजादेह। ये कहा क्या था? तो ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे। इनकी हत्या कर दी गई और इनके हत्या का शक जो व्यक्त किया गया कि शायद इजराइल ने इनकी मौत के पीछे इजराइल का हाथ है। ठीक है, तो इसी बात का बदला लेते हुए ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के एक आईबी यानी खुफिया विभाग के एक अधिकारी को भी मार दिया है और इसका नाम है फहमी हिमानी। क्या नाम है? फहमी हिमानी इजराइल के खुफिया विभाग के अधिकारी हैं। उसकी भी हत्या कर दी गई है। कौन हत्या किया यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फकरीजादेह की जो हत्या की थी, ईरान ने इसका शंका इजराइल पर व्यक्त किया था, इसलिए इजराइल का अधिकारी मारा गया है। तो इजराइल के इस अधिकारी के मौत के पीछे बताया जा रहा है कि ईरान ने मोहसेन फकरीजादेह के हत्या का बदला लिया। तो प्रश्न आपका था इस्माइल कानी कहां के हैं? तो ईरान के हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? ठीक है,
वैश्विक नवाचार सूचकांक आपका वीपो के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे हम कहेंगे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसी के द्वारा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 जारी किया गया और इस सूचकांक में भारत का स्थान 48वां है, यानी 48 है। तो इसमें शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा इस सूचकांक में फर्स्ट स्विट्जरलैंड रहा। शीर्ष देश कौन रहा? स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा। तो पिछले वर्ष के बारे में भारत का रैंक याद रख लेगा, क्योंकि कई बार 2019 की भी सूचकांक रिपोर्ट को पूछा जाता है। तो इसी सूचकांक में 2019 में भारत का रैंक था आपका 52वां, यानी इस वर्ष भारत ने 4 स्थानों का क्या किया? उन्नति प्राप्त किया, यानी 4 स्थानों की वृद्धि की। ठीक है, 4 स्थानों की छलांग लगाए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का कई बार कमेंट रहता है लिखने के बाद साइड हो जाने का, तो मैं साइड हो गया हूं, आप इतने देर में स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है? अखिल भारतीय रियल टाइम मार्केट। तो रियल टाइम मार्केट क्या होता है? यह एक प्रकार का संगठित बाजार मंच है। ये क्या है? संगठित बाजार मंच है, और इसकी शुरुआत आर.के. सिंह के द्वारा की गई। आर.के. सिंह आपके केंद्र सरकार में स्वतंत्र प्रभार के ऊर्जा मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार में। कौन? आर.के. सिंह। उन्हीं के द्वारा रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की गई। रियल टाइम मार्केट एक संगठित बाजार मंच होता है जो आवश्यक लोगों को जरूरत से कुछ देर पहले बिजली देने का काम करती है, बिजली बेचने का काम करती है। यानी अब आपको जब बड़े पैमाने पर बिजली की आवश्यकता है, तो उससे ठीक पहले, यानी उसके करीबी समय में आपको सरकार क्या करती है? बिजली देने का काम करती है। किसकी सहायता से? तो रियल टाइम मार्केट की सहायता से। तो शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा? ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। शुरुआत किसने की? तो ऊर्जा मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, सितंबर 2020 में संपन्न हुनर हाट आयोजन का थीम क्या था? हुनर हाट क्या होता है? तो हुनर हाट के बारे में याद रखिएगा कि दस्तकारों और शिल्पकारों के लिए अपनी कला और शिल्प के प्रदर्शन हेतु एक मंच है। ये क्या है? दस्तकारों और शिल्पकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक प्रकार के मंच के रूप में हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। जैसा कि इससे नाम से भी पता चल रहा है, अपने हुनर को दिखाने के लिए जिस हाट को लगाया जाता है उसी को हुनर हाट कहते हैं। तो हुनर हाट 2020 सितंबर से शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? सितंबर महीने में 2020 में शुरू किया गया, और इसमें ये अनुमान लगाया गया है कि 5 लाख से अधिक भारतीय लोगों को इसमें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। 5 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। पांच लाख से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं इस हुनर हाट के जरिए। इसकी शुरुआत कब हुई? तो सितंबर 2020 में इसका आयोजन किया गया, और इसका थीम क्या था? तो लोकल से ग्लोबल था। ये इस हुनर हाट का थीम था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है हमारा। प्रश्न संख्या 5 है, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग नामक पुस्तक वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के उपराष्ट्रपति के रूप में 3 वर्ष के कार्यकाल पर आधारित है। आपके विकल्प में वेंकैया नायडू है। यह सुनकर आप वेंकैया नायडू आंसर ना मान लें, आंसर इसका हो जाएगा राजनाथ सिंह। क्या हो जाएगा आंसर? राजनाथ सिंह। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन
क्या पूछ रहा है? विमोचन। तो विमोचन किसके द्वारा किया गया? विमोचन राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया, जो भारत सरकार में रक्षा मंत्री हैं। और बात करें इस पुस्तक का संबंध किससे है, तो उपराष्ट्रपति के रूप में वेंकैया नायडू द्वारा 3 साल में किए गए विदेशी दौरे, अन्य विदेशी नेताओं से बातचीत और उनके कार्यकाल के संदर्भ में राज्यसभा में किए गए उनके कार्य के बारे में पूरा का पूरा उल्लेख इसमें किया गया। तो वेंकैया नायडू के 3 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर इस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा इस पुस्तक को प्रस्तुत किया गया। इसका विमोचन किसने किया? तो राजनाथ सिंह ने किया। अब इस पुस्तक के ई बुक की बात करें, ई बुक का विमोचन किसने किया? तो इस ई बुक का, इसी पुस्तक के ई बुक का यानी इंटरनेट वर्जन का आयोजन किसने विमोचन किया? प्रकाश जावड़ेकर ने। किसने? प्रकाश जावड़ेकर ने ई बुक का विमोचन किया। स्पष्ट होगा? चल अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य को सोहराई खोबर पेंटिंग के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है? आपको याद होगा, अगर आप लगातार मेरे क्लास से जुड़ रहे हैं तो आप अवगत होंगे कि जीआई टैग से संबंधित एक प्रश्न में हमने आपको सोहराई खोबर के बारे में बतलाया था। चूंकि झारखंड वहां विकल्प में था, तो झारखंड के जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की सूची में हमने सोहराई खोबर का नाम बताया था। तो आप जान रहे हैं कि सोहराई खोबर पेंटिंग एक प्रकार का जो कहां का है? झारखंड का है। और झारखंड के ही सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। आप जानते हैं, मैंने आपको यह भी बतलाया है कि जीआई टैग अपने किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादित वस्तु या उत्कृष्ट प्रदर्शन को दिया जाता है जो अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर होता है, उसे 10 वर्ष के लिए जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग किसी भी वस्तु को 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। भारत में पहला जो उत्पाद था जीआई टैग प्राप्त करने वाला, वो था 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग दिया गया था। ये जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय उत्पाद था, फर्स्ट उत्पाद। ठीक है, इसका संबंध किस राज्य से? तो पश्चिम बंगाल से। ओडिशा के बारे में याद रखिएगा कि ओडिशा के किस उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त है? तो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, आज तक कई बार पूछ लिया गया। कंधमाल हल्दी। कौन सी हल्दी? कंधमाल हल्दी, जो उड़ीसा के का उत्पाद है। उड़ीसा के कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला को जीआई टैग प्राप्त है। कंधमाल हल्दी और रसगुल्ला को जीआई टैग प्राप्त है, जो कहां का है? उड़ीसा का है। अब त्रिपुरा देखिएगा, तो त्रिपुरा का चाक हाओ नामक चावल की खेती को जीआई टैग प्राप्त है। किसको? चाक हाओ चावल की कृषि को जीआई टैग प्राप्त है। ये कहां से संबंधित है? तो आपका त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक है, जीआई टैग के बारे में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी आपको बता सकता था मैंने आपको दिया। और इन सब चीजों को आप कलेक्ट करते चलें, एक जगह नोट करते चलें, ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हेराल्ड नामक चक्रवात की उत्पत्ति किस महासागर में हुई है? ठीक है, हेराल्ड नामक चक्रवात के बारे में आप जानते होंगे। ये एक अक्टूबर नवंबर के मौसम में आने वाली क्या होता है? तूफान होता है। और इसका मतलब होता है चक्रवात के केंद्र में जब केंद्र में किसी भी वायुमंडलीय क्षेत्र में केंद्र में लो प्रेशर क्या हो? कम प्रेशर हो, और बाहर हाई प्रेशर हो यानी उच्च प्रेशर हो, तो बाहर से हवा
अंदर की ओर चक्कर काटते हुए आती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, चक्रवात कहते हैं। चक्रवात क्या होता है, जब अंदर में किसी वायुमंडलीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब हो, बाहर उच्च वायुदाब हो और बाहर से हवा अंदर की ओर चक्कर काटते हुए चले तो ऐसे तूफान को ही हम चक्रवात कहते हैं, जो कि अक्सर अक्टूबर नवंबर के महीने में आता है। कब आता है, अक्टूबर नवंबर के समय में आता है। और हाल ही में भारत में आपका निसार नामक चक्रवात ने आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु के क्षेत्र में खूब तबाही मचाई है। अब आपको पूछ रहा है कि हेराल्ड नामक चक्रवात, तो इसकी उत्पत्ति अप्रैल 2020 में प्रशांत महासागर में हुई थी। कहां, अप्रैल 2020 में, अप्रैल 2020 में प्रशांत महासागर में, कहा, प्रशांत महासागर में। और इसने प्रशांत महासागर के सोलोमन द्वीप, सोलोमन आइलैंड तथा वानुआतू को बुरी तरह से प्रभावित किया। किसको किसको, सोलोमन आइलैंड तथा वानुआतू को बुरी तरह से प्रभावित किया। किसने, हेराल्ड नामक चक्रवात ने। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। अब 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एकम उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया। ठीक है, एकम उत्सव के बारे में सबसे पहले याद रखिएगा कि एकम उत्सव, एकम का मतलब EKAM, ठीक है, एकम। ई का मतलब हुआ एंटरप्रेन्योर, के का मतलब हुआ नॉलेज, ए का मतलब हुआ अवेयरनेस, एम का मतलब हुआ मार्केटिंग। एकम का मतलब हुआ उद्यमी, ज्ञान, जागरूकता और विपणन, ये इसका हिंदी अर्थ हुआ। इस विषय के साथ सामाजिक एवं जागरूकता मंत्रालय, सामाजिक जागरूकता मंत्रालय के द्वारा के मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा नई दिल्ली में इस उत्सव का आयोजन किया गया। किसके द्वारा, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री थावर चंद गहलोत के द्वारा। याद रखिएगा कि एकम उत्सव की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का ही यह कार्यक्रम था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ये इस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसके मंत्री कौन है, थावर चंद गहलोत। चलिए नोट कर लीजिए आप, नई दिल्ली में एकम उत्सव का आयोजन किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। वेस्ट टू एनर्जी का मतलब क्या होता है, वेस्ट मतलब बर्बाद कचरा जो होता है, जो वेस्टेज होता है, और उससे एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी यानी कचरे से एनर्जी प्राप्त करना। क्या है ये, कचरा से एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया का ही एक पहल है। कचरा से एनर्जी यानी ऊर्जा, कचरा से एनर्जी प्राप्त करना। ठीक है, इस पहल का क्या है, उद्देश्य है, और इसकी शुरुआत उत्तराखंड में की गई। कहां की गई, उत्तराखंड में की गई। और बाद में इसको भारतीय रेलवे के द्वारा भी अपनाया गया और रेलवे ने भी वेस्ट टू एनर्जी पहल की शुरुआत की। यानी रेलवे ने भी अपने वेस्टेज, ट्रेनों में होने वाले वेस्टेज और मल मूत्र के जरिए एनर्जी बदलने की प्रक्रिया जो शुरू की, उसको रेलवे का वेस्ट टू एनर्जी पहल कहा गया। ठीक है, प्रश्न आपका क्लियर होगा। इसके जरिए आपका जो रखा गया था उत्तराखंड सरकार का जो टारगेट था वह इससे था कि कम से कम पूरे राज्य में 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सके।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 10। इतनी शक्ति हमें देना दाता के गीतकार और लेखक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? जाना माना भजन और गीत आपने सुना होगा, कई स्कूलों में इसे प्रार्थना के तौर पर भी गाया जाता था। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। एक इस भजन को सुनते ही, इस गीत को सुनते ही आपके शरीर में एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा का संचार होता होगा। लेकिन इस गीत के लेखक और इस गीत के गीतकार जो थे उनका निधन हो गया, और इस गीत के गीतकार थे आपके अभिलाष। कौन थे? अभिलाष थे। ठीक है, इनका नाम था अभिलाष, जिनका क्या हो गया? निधन हो गया, और लीवर कैंसर के कारण इनका निधन हुआ। अब आपके विकल्प में दिख रहा होगा रामपाल, ये कबीर मत परंपरा के संत थे, और इनको आसाराम की तरह शोषण और उत्पीड़न के जुर्म में उम्र कैद आरोप इन पर पाया गया, और इन पर 4-5 के करीब संख्या में हत्या का भी आरोप इन पर था। इसी कारणवश इनको क्या किया गया? उम्र कैद की सजा दे दी गई है, और ये अब जेल में क्या कर रहे हैं? सब्जियां उपजा रहे हैं। तो गलत काम करने का परिणाम ये क्या कर रहे हैं? सब्जी उपजा रहे हैं जेल में, उम्र कैद की सजा इनको हो गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, मधुमेह दिवस 2020 की थीम क्या है? सबसे पहले विश्व मधुमेह दिवस मनाया कब जाता है? तो आपने नाम सुना होगा सर फ्रेडरिक बेंटिक का नाम सुना होगा। सर फ्रेडरिक बेंटिक ने ही क्या किया था? 1992 में मधुमेह के टीके की खोज की थी। तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्म दिवस पर, सर फ्रेडरिक बेंटिक के जन्म दिवस पर आपका 14 नवंबर को, कब? 14 नवंबर को प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष 2020 के विश्व मधुमेह दिवस के थीम के विषय की बात करें तो इसका थीम है नर्स और डायबिटीज। क्या है थीम? नर्स और डायबिटीज। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मिशन कर्मयोगी किसके प्रशिक्षण के लिए एसपीवी यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल को दायित्व सौंपा गया है? तो मिशन कर्मयोगी किसके प्रशिक्षण के लिए एक पहल है कह सकते हैं? तो असैनिक प्रशासनिक बल के अधिकारियों के लिए भविष्य में अच्छे से अच्छे रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, क्रियाशील, प्रगतिशील विचारधारा के अधिकारियों की जरूरत, अधिकारियों को इन ऐसे अधिकारियों को भविष्य के लिए बनाने हेतु, तैयार करने हेतु मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। यानी भविष्य में रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, कर्मशील, क्रियाशील, प्रगतिशील विचारधारा के अधिकारियों को तैयार करने हेतु, जिससे कि एक उन्नत भारत का निर्माण किया जा सके, इसी के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2020 में की गई। तो आंसर हो जाएगा क्या? असैनिक प्रशासनिक बल के लिए। किसके लिए? असैनिक प्रशासनिक बल के प्रशिक्षण के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की गई। कब की गई? तो 2 सितंबर 2020 में। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की निविदा किसे प्रदान की गई है? निविदा का मतलब क्या? टेंडर। और सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहने की अगर बात करें तो इसका मतलब है कि भारत के संसद भवन का पुनर्निर्माण किया जाना इसका मुख्य आपका उद्देश्य है। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इसमें देश के महत्वपूर्ण भवनों, सड़कों का निर्माण किया जाना है। लेकिन वर्तमान में इस पर सबसे ज्यादा फोकस जो किया गया है वह नए संसद भवन के निर्माण पर किया गया है।
नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों है? तो पुराने संसद भवन का निर्माण 1927 ईस्वी में ही सर हर्बर्ट बेकर और लुटियंस के द्वारा किया गया था। इस संसद भवन में आप जैसा कि जानते हैं कि संसदों की संख्या 545 है वर्तमान में, और अधिकतम 552 हो सकती है, और 2026 तक ही यह लिमिट है। तो स्वाभाविक सी बात है कि 2026 के पश्चात इसमें संसदों की संख्या, ओवरऑल संख्या जो है उसमें बढ़ोतरी होनी है, और जब बढ़ोतरी होगी तो बैठने की दिक्कत होगी, आधुनिक सुविधाओं की कमी होगी। संसद भवन के बारे में कहा जाता है कि यह इसमें सुरक्षा का भी उचित प्रबंध, उचित व्यवस्था नहीं है। भवन के स्ट्रक्चर के कारण सुरक्षा की भी कमी है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, स्थान के दृष्टिकोण से, सुविधाओं के दृष्टिकोण से नए संसद भवन का निर्माण समय की जरूरत है, और इसीलिए भारत सरकार ने इसके लिए निविदा निकाली थी, और यह निविदा टाटा प्रोजेक्ट्स को प्राप्त हुआ है। किसे प्राप्त हुआ है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स को प्राप्त हुआ है। हालांकि इसमें L&T, DLF इत्यादि कंपनियों ने भी भाग लिया था, लेकिन इनको यह ठेका, यह निविदा, यह टेंडर प्राप्त नहीं हो पाया। टाटा प्रोजेक्ट्स ने नए संसद भवन के निर्माण का ठेका 861.90 करोड़ रुपए में प्राप्त किया है। ठीक है, यानी लगभग हम कह सकते हैं कितने में? 862 करोड़ रुपए में प्राप्त किया है। किसने? टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी ने नए संसद भवन के निर्माण का निविदा प्राप्त किया है। ठीक है, ये क्लियर होगा आपका। इसका निर्माण का लक्ष्य जो रखा गया है कि आने वाले 21 महीने में नए संसद भवन का निर्माण हो जाएगा। यह संसद भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, और यह 7 स्टार होटल की तरह इसमें सुविधाओं का समावेशन किया जाएगा, और यह आप कह सकते हैं कि पुराने संसद भवन की तुलना में यह बेहद ही आकर्षक और उन्नत होगा। ठीक है, तो इसका किसने प्राप्त किया ठेका? टाटा प्रोजेक्ट्स ने। यह आपका एक अहम सवाल है, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी का स्थापना किया गया MCI के स्थान पर, यानी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्थान पर। भारतीय चिकित्सा परिषद को समाप्त करके NMC का गठन किया गया, और इसका मुख्य काम होगा चिकित्सा शिक्षा के सभी नियामकों का नियंत्रण करना और उसका संरक्षण करना। यह काम होगा किसका? NMC का। ठीक है, और NMC का गठन किए जाने के पश्चात इसके पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को। इसके प्रथम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा को नियुक्त किया गया है, और MCI को अब क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया है, यानी MCI अब इतिहास का विषय रह गया है। और इसके अलावा याद रखिएगा कि भारतीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 1956 को भी इसके लिए रद्द कर दिया गया। किसको? भारतीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, ये आपको निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। भारतीय चिकित्सा आयोग अधिनियम किस अधिनियम को निरस्त करके गठित किया गया? NMC यानी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का। तो याद रखिएगा, भारतीय चिकित्सा आयोग को निरस्त करके राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया गया, और इसके लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 भी बनाया गया। यानी ये क्या हुआ? अब निरस्त हो चुका है, ये रद्द हो चुका है। ठीक है, तो इसे ही समाप्त करके MCI के स्थान पर NMC का गठन किया गया, और इसका पहला अध्यक्ष जो है इसका कार्यकाल 3 साल है, और प्रत्येक अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष ही होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष का होगा। इसमें राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद में एक अध्यक्ष होंगे, आपके 10 पदेन सदस्य होंगे, और 22 अंशकालिक सदस्य होंगे। 22 अंशकालिक सदस्य होंगे।
22 अंशकालिक सदस्य होंगे, यानी इसमें कुल मिलाकर कितने सदस्य होंगे? 33 सदस्य होंगे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन आभासी बैठक की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने किया? यानी कोरोना महामारी के दौरान रूबरू रूप में न होकर के यह वर्चुअल आयोजित हुआ, तो बिम्स्टेक के 5वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस राष्ट्र ने किया? ठीक है, बिम्स्टेक, इसका पूर्ण रूप आपके लिए याद रखना आवश्यक है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा बिम्स्टेक के बारे में, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिकल कॉरपोरेशन। क्या याद रखिएगा? इसका फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ये इसका पूर्ण रूप है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बांग्लादेश के ढाका में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश के ढाका में है। और इसके वर्तमान महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा शाहदिल इस्लाम। कौन है? मोहम्मद शाहदिल इस्लाम इसके महासचिव हैं। शाहदिल इस्लाम इसके अध्यक्ष हैं। बिम्स्टेक के सदस्य राष्ट्रों की बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 7 है। और इसके सदस्य राष्ट्रों को याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूं, बीबी इन एमएसटी यानी बीबी इन मस्त। याद रखिएगा, बीबी इन मस्त यानी बीबी मस्त रहती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बीबी का मतलब हुआ बांग्लादेश, दूसरा भूटान, आई फॉर इंडिया, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका और टी फॉर थाईलैंड। ठीक है, ये आपका बिम्स्टेक के 7 राष्ट्र हैं। इसको याद रखिएगा, बीबी इन मस्त। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो आपका प्रश्न क्या है कि 5वां शिखर सम्मेलन किस राष्ट्र की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो श्रीलंका की अध्यक्षता में यह आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में अफगानिस्तान और डैश निर्वाचित हुआ। तो याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र का ही एक विंग है। क्या है? एक विंग है जिसका गठन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का गठन 1945 ईस्वी में हुआ था। गठन कब हुआ था? 1945 ईस्वी में हुआ था। और मुनीर अकरम इसके अध्यक्ष हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? मुनीर अकरम। याद रखिएगा आप ये कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के अध्यक्ष मुनीर अकरम हैं। कौन है? मुनीर अकरम इसके अध्यक्ष हैं। इसके याद रखिएगा इसमें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के लिए जब निर्वाचन प्रक्रिया हो रही थी तो इसमें भारत, चीन और अफगानिस्तान ने भाग लिया, जिसमें कि भारत और अफगानिस्तान ने स्पष्ट बहुमत हासिल करके ये दोनों देश चुने गए, जबकि चीन को आधे से भी कम देशों का समर्थन मिला। और चीन यहाँ भी पूरी तरह से अपने भारत की कूटनीति के बदौलत हारा। तो भारत और अफगानिस्तान संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में क्या हुआ? निर्वाचित हुआ। चीन इसमें निर्वाचित नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना 1945 में। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं मुनीर अकरम। कौन है? मुनीर अकरम।
प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17, किस देश में 20वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति की शक्ति को पुनर्स्थापित किया गया? याद रखिएगा कि श्रीलंका में राष्ट्रपति को 19वें संविधान संशोधन के जरिए कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। सबसे पहले यह संशोधन कहां के संविधान में? तो श्रीलंका के संविधान में। अब बात करते हैं कि 19वें संविधान संशोधन के जरिए श्रीलंका के राष्ट्रपति को कई अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। तत्पश्चात 20वें संविधान संशोधन के जरिए राष्ट्रपति को कई शक्तियां पुनः प्रदान की गई और सितंबर 2020 में यह श्रीलंका के संविधान में 20वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के जरिए वहां के राष्ट्रपति को कई शक्तियां दी गई, जैसे कि मंत्रियों को बर्खास्त करने के लिए पहले उसे प्रधानमंत्री से सलाह लेना होता था। अब राष्ट्रपति की यदि इच्छा हो तो वह मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है और साथ ही साथ वह प्रधानमंत्री को भी श्रीलंका के राष्ट्रपति को भी बर्खास्त करने के लिए सक्षम है। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार के सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति को यह भी शक्ति दी गई कि वह किसी भी विधेयक को सदन में रखवाए जाने से ठीक पहले 14 दिन पहले क्या किया जाता था कि 14 दिनों मिनिमम 14 दिन पहले उसको जनता के लिए प्रकाशित करना होता था अखबारों के माध्यम से। अब उस 14 दिन को लिमिट को घटा करके 7 दिन कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 7 दिन कर दिया गया। तो इस 20वां संविधान संशोधन के जरिए श्रीलंका के राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां दी गई जो श्रीलंका के राष्ट्रपति के पद को और मजबूत बनाती है। ठीक है, चलिए 18वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी किसान रेल सेवा कहां से कहां तक चलेगी? अभी तीसरी किसान रेल सेवा की शुरुआत नहीं हुई है। 2020-21 सत्र का जब बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया तो उसमें किसानों की आय को दुगुना करने के लिए जो घोषणाएं थी उसमें महत्वपूर्ण पहलू जो था वह था किसान रेल का चलाया जाना, ताकि किसान अपनी ताजी फल, सब्जियों और दूध को बिना खराब हुए सही समय पर एक शहर से दूसरे शहर में अपनी फसलों को, अपने उत्पादों को बेच सके और ज्यादा से ज्यादा इनकम प्राप्त कर पाए। तो इसी दृष्टिकोण से 2 किसान रेल अभी तक चलाए जा चुके हैं और तीसरा किसान रेल चलाया जाएगा। तो पहले दोनों की हम बात कर लेते हैं, कहां से कहां के बीच चलाया गया 2 किसान रेल। तो पहला देवलाली से दानापुर के बीच चलाया गया। देवलाली ये आपका नासिक में है। कहां है? नासिक, महाराष्ट्र में। देवलाली से दानापुर के बीच भारत की पहली किसान रेल चलाई गई। दानापुर कहां है? तो बिहार में है। ठीक है, तो देवलाली से दानापुर पहली किसान रेल, इसको लिख लीजिएगा, फर्स्ट किसान रेल। फर्स्ट किसान रेल। दूसरी किसान रेल की बात करें तो दूसरी किसान रेल अनंतपुर, ये आंध्र प्रदेश में है। ये कहां है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक, दिल्ली के आदर्श नगर स्टेशन तक चलाया गया। आदर्श नगर दिल्ली तक चलाया गया दूसरा किसान रेल। इसको क्या नाम देंगे? सेकेंड किसान रेल। अब देखिए इसमें कह रहा है कि तीसरा किसान रेल सेवा कहां से कहां तक चलेगा। तो तीसरी किसान रेल सेवा दिल्ली के ही निजामुद्दीन स्टेशन से लेकर के यशवंतपुर जो बेंगलोर में स्थित है, बेंगलोर से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। ये दक्षिण भारत की पहली रेल है। कौन? अनंतपुर से आदर्श नगर, दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी। और ये क्या होगा? दक्षिण भारत की दूसरी किसान रेल और भारत की तीसरी किसान रेल। निजामुद्दीन जो दिल्ली में है और यशवंतपुर बेंगलोर में है, इन दोनों स्टेशनों के बीच तीसरी किसान रेल चलाई जाएगी। ठीक है, और इसका उद्देश्य हमने आपको क्या बतलाया कि किसानों के फसल, जैसे जो खराब होने वाले फसल हैं, फल, सब्जी, दूध जैसे उत्पादों को एक शहर से ले जाकर दूसरे शहर में बेचने की सहूलियत होगी इन ट्रेनों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 19,
मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक के पति को गिरफ्तार किया गया है, वे कौन है? ठीक है, तो आपको याद होगा कि आईसीआईसीआई बैंक भारत सरकार का भारत में स्थित सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं कौन? चंदा कोचर का नाम आपने सुना होगा, चंदा कोचर का नाम आपने सुना होगा। ये आईसीआईसीआई बैंक की प्रबंध निदेशक रह चुकी हैं और वर्तमान में कौन है? संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। तो चंदा कोचर जब इस पद पर थी, पूर्व प्रबंध निदेशक के पद पर ये थी, तो इन पर आरोप है कि इन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप कंपनी को गलत तरीके से 300 करोड़ रुपए का लोन मुहैया की थी और जैसे ही वीडियोकॉन ग्रुप कंपनी में के खाते में 300 करोड़ रुपए जमा हुए, वैसे ही वीडियोकॉन ग्रुप ने इनके पति चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के खाते में 64 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पर या जिस तौर पर भी कह सकते हैं ट्रांसफर किया। जब बाद में सीबीआई को इस बात की जानकारी हुई तो जांच करने के पश्चात यह पाया गया कि दीपक कोचर इसके दोषी हैं और चंदा कोचर इसके दोषी हैं, तो उन पर मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत केस चलाया गया और उनको गिरफ्तार किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया जाता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा। जारी किसके द्वारा किया जाता है? फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के द्वारा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा द्वारा जारी किया जाता है। कनाडा द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। 2020 के इस सूचकांक में पहला स्थान यानी शीर्ष स्थान हांगकांग को प्राप्त हुआ है। किसको? हांगकांग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इस सूची में 105वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत को 105वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले इस वर्ष भारत के रैंक में 26 की गिरावट आई है। पिछले वर्ष भारत इससे बेहतरीन पोजीशन में था और भारत 2019 में इस सूचकांक में 79वां यानी 79वें स्थान पर था। इस वर्ष 26 स्थान नीचे गिरकर भारत ने 105वां स्थान हासिल किया है। राहत की बात यह है कि इस सूची में भारत के परम शत्रु, भारत के पड़ोसी देश चीन को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है। चीन को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है और भारत को इस बात का काफी संतोष है कि भारत का प्रदर्शन चीन से बेहतर है। भारत की रैंकिंग में 26 की गिरावट आई है। इसके बजाय भारत ज्यादा इस बात से खुश है कि भारत चीन से अच्छे स्थान पर है। ये होता क्या है? आपका विश्व स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है? तो ये कारोबार के वातावरण हेतु खुलेपन का प्रतीक होता है। जो जितने बेहतर स्थान पर होता है उस देश में वातावरण, कारोबार शुरू करने का वातावरण जो होता है उसके लिए एक खुलापन माहौल होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है और किसी विशेष कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कारोबार शुरू करने के लिए जहां वातावरण ज्यादा खुलापन होगा वह वैसे देश इस सूची में ऊपर रैंक पर होते हैं। तो भारत की स्थिति चीन से बेहतर है। ये आज के सेट नंबर 14 के 20 प्रश्न थे और ये प्रश्न कैसे हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, निश्चित तौर पर पूछे जाएंगे। तो ये इन प्रश्नों के मूल्यांकन के बारे में और आपके इस पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के बारे में मूल्यांकन जो भी हो, जो भी सुझाव हो वह आप हमें जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस करंट अफेयर्स के सेशन में जुड़िए, भरपूर आनंद उठाइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। कल पुनः सेट नंबर 15 के 20 प्रश्नों के साथ आपके समक्ष रूबरू होंगे। इसी वादे विश्वास और उम्मीद के साथ मैं नीतीश चंद्रा आज आपसे विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, शुभ रात्रि।